चलिएगा दोस्तों, चलिए भाई, आज की इस वीडियो में हम पंचायती राज का कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। ठीक है, एडीओ के लिए है ना। ये जो बुक्स है हमारे पास, ठीक है, उस बुक से हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज की कुछ एमसीक्यूज़ आपके सामने ला रहे हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। ठीक, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कब हुआ। तो आपको सभी को पता है 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण हो गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ पृथक राज्य बनने से पूर्व इसका हिस्सा था, ये भी पता है, मध्य प्रदेश का, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायती राज के लिए किस अधिनियम को यथावत अनुकूलित किया गया, अर्थात ज्यों का त्यों अपने यहाँ पंचायती राज को लागू किया गया। वो कहाँ का पंचायती राज था जिसे ज्यों का त्यों अपने छत्तीसगढ़ में लागू किया गया। तो उसे, जैसे कि आपको पता होगा, मध्य प्रदेश का पंचायती राज अधिनियम था जिसे ज्यों का त्यों छत्तीसगढ़ में लागू किया गया। ठीक है, लेकिन जो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम है, इसको जो कि 1993 में लागू हुआ, ठीक है, तो उसे ज्यों का त्यों अपने छत्तीसगढ़ में भी लागू कर दिया गया। ठीक, 1993 वाला। फिर छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में मध्य प्रदेश राज्य के अब तक के संशोधनों को शामिल किया गया है क्या। पूछ रहा है कि भाई छत्तीसगढ़ राज्य अधिनियम में मध्य प्रदेश राज्य का उसके कब तक के संशोधनों को शामिल किया गया है ना। तो यह उत्तर है इसका 31 अक्टूबर 2000 तक। ठीक, 31 अक्टूबर सन 2000 तक के संशोधनों को यथावत यानी ज्यों का त्यों अपने छत्तीसगढ़ में भी लागू किया गया है। ठीक है, ज्यों का त्यों कब तक, 31 अक्टूबर 2000 तक छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में जो मध्य प्रदेश राज्य में जो भी संशोधन हुए थे उसको ज्यों का त्यों 31 अक्टूबर 2000 तक के संशोधनों को अपने छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में भी शामिल किया गया है। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 में मध्य प्रदेश के जो विधानसभा द्वारा किए गए कौन से संशोधन छत्तीसगढ़ में अब लागू नहीं होंगे। बोल रहे कि भाई जो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 है, ठीक है, जो विधानसभा में उनका पास हुआ था, उसके कौन से संशोधन अब छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होंगे। ठीक है, तो 1 नवंबर 2000 के बाद, ठीक है, 1 नवंबर 2000 तथा उसके बाद मध्य प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम उसमें किए गए जितने भी संशोधन हैं वो अब छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होंगे। 1 नवंबर 2000 के बाद 31 अक्टूबर तक तो शामिल हुआ, लेकिन नवंबर में 1 नवंबर 2000 तक या उसके बाद यानी 1 नवंबर 2000 के बाद मध्य प्रदेश में किए गए संशोधन अब छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है विधियों का अनुकूलन आदेश कब अनुसूचित किया गया। ठीक है, विधियों का जो अनुकूलन आदेश है वो कब अधिसूचित किया गया। तो 7 जून 2001 को विधियों का अनुकूलन आदेश अधिसूचित किया गया था। कब, 7 जून 2001 को जो विधियों का अनुकूलन आदेश है ये अधिसूचित किया गया था। ठीक है, 7 जून 2001 को राजपत्र में फिर इसका प्रकाशन कब हुआ, तो 18 जून। ठीक, 7 जून को तो विधियों का अनुकूलन आदेश जो था वो अधिसूचित कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद 18 जून, 7 जून के बाद 18 जून 2001 में ही छत्तीसगढ़ के राजपत्र में इसका क्या किया गया, प्रकाशन कर दिया गया। ठीक है, कब, 18 जून को। फिर छत्तीसगढ़ राज्य में विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 कब से लागू है, कब से लागू है। तो ये जो विधियों का अनुकूलन आदेश है ये तो 1 नवंबर सन 2000 से लागू है ना। हालांकि विधियों का अनुकूलन आदेश अधिसूचित कब किया गया था, 7 जून को किया गया। बाद में इसे अधिसूचित किया गया 7 जून 2001 को अनुकूलन आदेश को, और 18 जून 2001 को इसे राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, लेकिन ये लागू कब हुआ था, अनुकूलन आदेश 2001 जो है ये लागू कब हुआ था, तो 1 नवंबर 2001 से ये लागू हो चुका था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में विधियों का अनुकूलन आदेश है ये 2001 से लागू हो चुका था। ठीक है, ये 2001 जो अनुकूलन आदेश है ये 1 नवंबर 2001 को लागू हुआ। जैसे कि हमने आपको बताया था कि 1 नवंबर 2000 के बाद
1 नवंबर 2000 से, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में विधियों का जो अनुकूलन आदेश 2001 है, ये कब से लागू है? तो ये 1 नवंबर 2000 से, ठीक है। जब छत्तीसगढ़ में क्या, मध्य प्रदेश में संशोधन जो किए जा रहे थे वो 1 नवंबर 2000 के बाद लागू नहीं होंगे बोला था ना, मतलब वहीं से जो अनुकूलन आदेश 2001 है ये लागू हो चुका था, है ना। उसके बाद 7 जून को इसमें क्या किया गया, विधियों का अनुकूलन आदेश को अधिसूचित किया गया, इसके बारे में, है ना, इसके बारे में अधिसूचना जारी की गई और 18 जून 2001 को इसे राजपत्र में प्रकाशित किया गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की प्रमुख उद्देश्यों में क्या था? तो स्थानीय स्वशासन सबसे बड़ी जो इसका उद्देश्य था। कामकाज में पंचायतों को क्या करना, प्रभावी बनाना। उसके बाद शासन एवं जो कार्य है उसमें सहभागिता सुनिश्चित करना, शासन एवं कार्यों में सहभागिता सुनिश्चित करना। इसके अलावा पंचायत की स्थापना से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करना, ठीक है। पंचायत की स्थापना से संबंधित जो विधि है उसमें कुछ समेकित करना और संशोधन करना, ठीक। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 का विस्तार कहाँ तक है? इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिला पंचायतें हैं? ठीक, पहले 28 थे, अब 33 हो चुके हैं, ठीक है, जिला पंचायत। अब छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायतों की संख्या कितनी है? जनपद पंचायत अभी छत्तीसगढ़ में 146 है, ठीक है। अगर विकास खंड पूछे आपसे, है ना, अगर विकास खंड पूछे तो अभी लगभग 227 हो चुके हैं, ठीक। छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? तो वैसे छत्तीसगढ़ में 2-3 प्रकार से जनगणना किया जाता है, ठीक है। इसके हिसाब से पंचायतों की संख्या बताना थोड़ा अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे दिया है कि 66,664 ग्राम पंचायत छत्तीसगढ़ में, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको सही मानेंगे, ठीक। बाकी अलग अलग विभाग और अलग अलग सर्वेक्षण के अनुसार कुछ डाटा थोड़े बहुत अगल बगल हो सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम देखा, उसके बाद हम देखते हैं ग्राम सभा के बारे में, ठीक। इसके बारे में, ग्राम सभा के बारे में देखते हैं दोस्तों। अधिनियम के प्रयोजन हेतु ग्राम किसे कहते हैं? अधिनियम के हिसाब से, उसके मतलब से ग्राम किसे कहा जाता है? तो गांव यानी गांव का क्या है, ग्राम जो है गांव या गांव का समूह है जिसे राज्यपाल क्या करता है, अधिसूचित करता है। कौन अधिसूचित करता है? राज्यपाल, ठीक है। ग्राम सभा क्या है? तो ग्राम के मतदाता सूची में जो लोगों के नाम दर्ज हैं उन्हीं से मिलकर ये क्या होता है, ग्राम सभा बनता है, ठीक है। ग्राम सभा क्या है? तो ग्राम के मतदाता सूची में दर्ज लोगों की सभा है या उनकी समूह है, इसी को ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो ग्राम सभा सदस्य एक स्थायी निकाय है, ये अस्थायी निकाय नहीं है ग्राम सभा, ठीक है। पंचायती राज अधिनियम 1993 में ग्राम सभा को कहाँ परिभाषित किया गया है? तो ग्राम सभा को कहाँ परिभाषित किया गया है? अपने छत्तीसगढ़ की जो पंचायती राज अधिनियम है उसकी किस धारा में? तो अधिनियम की धारा 2 8, ठीक है, 2 के 8 में इसको परिभाषित किया गया है, ठीक है। किसको? पंचायती राज अधिनियम को 1993 में ग्राम सभा को कहाँ परिभाषित किया गया था, ठीक है। तो अधिनियम की धारा 2 है, ठीक, उसके 8वें भाग में इसे परिभाषित किया गया है। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो स्थानीय सूची में दर्ज 18 वर्ष से अधिक उम्र का हो, स्थानीय मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, 18 वर्ष से अधिक उसकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। और उस ग्राम सभा का सदस्य होना चाहिए, वो है ग्राम सभा के सदस्य होंगे। कौन एक से अधिक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवा सकता है? तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो एक से अधिक बार मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकता है? तो ऐसा कोई नहीं है, एक से ज़्यादा बार मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं होगा। औसतन कितने समय में ग्राम सभा का एक सम्मेलन होता है? तो औसतन हम देखें, ग्राम सभा का सम्मेलन हर 2 महीने में कम से कम एक बार होनी चाहिए। ग्राम सभा का सम्मेलन हर 2 माह में एक बार। ग्राम सभा के लिए शासन द्वारा कौन सी तारीख निश्चित है? अब ग्राम सभा की बैठकें बुलाने के लिए कौन कौन सी तिथियां निर्धारित की गई हैं, ठीक है। सबसे पहला है जनवरी में 23 जनवरी, ठीक है, 23 जनवरी को शुरू होने वाले सप्ताह में। उसके बाद है
अप्रैल में, ठीक है, 24 अप्रैल, कितना, 24 अप्रैल। उसके बाद अप्रैल के बाद आ जाता है अगस्त। अगस्त में 20 अगस्त की तारीख से, 20 अगस्त तारीख से शुरू होने वाले सप्ताह में, ठीक है। उसके बाद 2 अक्टूबर तारीख से शुरू होने वाला जो है सप्ताह होता है उसमें, ठीक है। तो 23 जनवरी, 24 अप्रैल, 20 अगस्त और 2 अक्टूबर, ठीक है। इसके अलावा जून माह में किसी तिथि को अगर सुझाया गया कि इस दिन होना चाहिए तो जून माह में सुझाए गए तिथि के अनुसार होगा। उसके बाद नवंबर माह में सुझाए गए तिथि के अनुसार, यानी जून और नवंबर में भी हो सकता है। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर ग्राम सभा की और भी बैठकें बुलाई जा सकती हैं, ठीक है। शासन द्वारा नियत तिथियों के अलावा कब ग्राम सभा की बैठक की जा सकती है, यानी जो नियत तिथि है इसके अलावा ग्राम सभा की बैठकें जो हैं वो और कब की जा सकती है। तो जनपद पंचायत, जिला पंचायत या कलेक्टर अगर ये तीनों अपेक्षा करें अथवा ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्यों द्वारा लिखित में अगर आवेदन दिया जाता है तो ग्राम सभा की बैठक अलग से बुलाई जा सकती है, जो नियत तिथि है उसको छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे किस किस के, जनपद पंचायत है, जिला पंचायत है या कलेक्टर अगर कहें तो ग्राम सभा बुलाई जा सकती है, या ग्राम सभा के जो कुल सदस्य संख्या है, ग्राम सभा की कुल संख्या के 1/3 सदस्यों द्वारा लिखित में आवेदन देंगे या अपेक्षा करेंगे तो ग्राम सभा की बैठक भी बुलाई जा सकती है, ठीक। ग्राम पंचायत के कितने ग्रामों में ग्राम सभा आयोजित की जाएगी, तो ग्राम पंचायत के हर ग्राम में ग्राम सभा बुलाई जा सकती है, ठीक है, बारी बारी से, है ना, ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में, ठीक। सामान्य क्षेत्र का जो ग्राम सभा होता है, सामान्य क्षेत्र का, उसमें कोरम कितना होता है, ठीक है। तो अगर सामान्य क्षेत्र का ग्राम सभा है तो उसमें कुल सदस्यों के 10वें भाग से, ठीक, कुल सदस्यों के 10वें भाग, और उसमें भी 1/3 महिला होना चाहिए, ठीक, 1/3 उसमें महिला होनी चाहिए, तभी ग्राम सभा की बैठक, ग्राम सभा के कोरम होगा, ठीक है। कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, 1/10वां भाग, और जिसमें 1/3 क्या हो, महिला हो, ठीक है। अगला प्रश्न, अनुसूचित क्षेत्रों के ग्राम सभा का कोरम कितने से पूरा, अगर अनुसूचित क्षेत्र वगैरह आदिवासी क्षेत्रों में, वहाँ ग्राम सभा का कोरम कितना होता है, तो वहाँ पर कुल सदस्यों के 1/3 से, जिसमें 1/3 महिला हो, ठीक है। अब यहाँ देखिए सीधा 1/3 बोल दिया है, जिसमें भी 1/3 महिला होनी चाहिए, 1/3 महिला सदस्य हो, ठीक है। सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, सामान्य क्षेत्र की बैठक की अध्यक्षता, एक ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करता है। अगर सरपंच अनुपस्थित हो तो उप सरपंच कर सकता है, ठीक है। ग्राम सभा की बैठक की बात कर रहे हैं ना, गढ़ पूर्ति वाली बैठक की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ ग्राम सभा की बैठक की बात कर रहे हैं। सामान्य क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करता है। अगर सरपंच उपस्थित नहीं है तो उप सरपंच अध्यक्षता करेगा, ठीक। सरपंच और उप सरपंच दोनों उपस्थित हैं तो सामान्य क्षेत्र में जो ग्राम सभा लग रही है, बैठ रही है, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। अगर सरपंच और उप सरपंच दोनों अनुपस्थित हैं तो ऐसे में ग्राम सभा में जितने भी सदस्य उपस्थित हैं, ठीक है, उनकी बहुमत से एक सदस्य को चुना जाएगा, ठीक, उनकी बहुमत से एक सदस्य को चुना जाएगा जिसको अध्यक्ष बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ग्राम सभा की बैठक में पंच सरपंच या सरपंच उप सरपंच अनुपस्थित हो तो वहाँ के पंचों में से बनाया जाएगा, ये नहीं करना है। ग्राम सभा में जितने भी सदस्य उपस्थित हैं उनके बहुमत से एक सदस्य को निर्वाचित किया जाएगा जिसे ग्राम सभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता। अब अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, जो आदिवासी क्षेत्र वगैरह होते हैं, ठीक है, उन क्षेत्रों में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, ठीक है। तो ग्राम सभा में जितने भी सदस्य क्या हैं, उपस्थित हैं, ठीक है, सदस्यों द्वारा निर्वाचित, ठीक है। तो उन क्षेत्रों में जनजाति है तो जनजाति क्षेत्र का क्या होगा, जो एक सदस्य को निर्वाचित किया जाएगा, ठीक है, एक सदस्य को निर्वाचित किया जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो सदस्य निर्वाचित होगा, ठीक है, जो पंचायत का सदस्य न हो, सबसे बड़ी बात यहाँ ध्यान देने वाली यह है कि वो पंचायत का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है।
आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता के बारे में हम बोल रहे हैं। ठीक कि ग्राम सभा में उपस्थित वहाँ की आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित एक जनजातीय व्यक्ति होगा, ठीक है, जिसे अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन वो जनजातीय व्यक्ति उस पंचायत का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो अध्यक्षता करेगा आदिवासी क्षेत्रों में। अगला प्रश्न, ग्राम सभा की बैठक में कोरम पूर्ति नहीं होने पर क्या होगा? तो बैठक जो है दोस्तों आगामी तिथि के लिए स्थगित कर दी जाएगी। अगर कोरम पूर्ति नहीं होता है, ठीक है, यानी जितना सदस्य संख्या चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, तो वो बैठक स्थगित कर दिया जाएगा अगले समय के लिए। ग्राम सभा में कोरम पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ठीक है, वही देखिए, अब ग्राम सभा में कोरम पूर्ति, पहले हमने देखा ग्राम सभा की अध्यक्षता सामान्य और अनुसूचित, अब अनुसूचित क्षेत्र में, ठीक। अब हम देख रहे हैं कोरम, ठीक है। तो ग्राम सभा में कोरम पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो वार्ड के लिए संबंधित पंच एवं पूरे पंचायत के लिए सरपंच, ठीक है। तो कोरम की बात जहाँ आएगी ग्राम सभा में, ठीक है, ग्राम सभा में कोरम की बात जब भी आएगी तो सरपंच और पंच दो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, या उप सरपंच को नहीं लाना है, ठीक है, कोरम के लिए, ठीक। तो ग्राम सभा में कोरम पूरा करने की जिम्मेदारी, एक तो वार्ड के लिए कोरम पूरा करना है तो वहाँ पंच जिम्मेदार होगा, और पूरे पंचायत के लिए कोरम निर्धारित करना है तो सरपंच, ठीक, उसकी जिम्मेदारी होगी। ग्राम सभा की स्थगित बैठक में कोरम का क्या प्रावधान है? अगर ग्राम सभा की जो बैठक है वो स्थगित हो जाती है, या स्थगित होने के बाद जो बैठक लिया जाता है स्थगित बैठक, उसमें कोरम चाहिए क्या? तो उसके लिए कोई कोरम की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्या बैठक के लिए निर्धारित एजेंडा को स्थगित बैठक में बदला जा सकता है, या नया विषय चर्चा के लिए लाया जा सकता है? यानी यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई देखो, बैठक में जो निर्धारित एजेंडा होता है ना, एजेंडा जो है उसको क्या जो स्थगित बैठक होता है, क्या उसमें जो पहले के जो विषय है उसको बदला जा सकता है क्या, या नया विषय उसमें शामिल किया जा सकता है क्या, जो स्थगित बैठक होता है उसमें? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। स्थगित बैठक के निर्धारित एजेंडा में कोई भी बदलाव नहीं होगा, ठीक है। ये प्रश्न का उत्तर है। कौन से विषयों पर ग्राम सभा का कोरम पूरा होना आवश्यक है? ठीक है ना। अगर ग्राम सभा का कोरम है तो उनमें कौन कौन सी जो विषय हैं उस पर जो कोरम है वो पूरा होना चाहिए। तो एक तो वार्षिक कार्य योजना जो तैयार किया जाता है, और हितग्राहियों का जो चयन किया जाता है, वार्षिक बजट पेश किया जाता है, लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन, ठीक, वार्षिक लेखा तथा रिपोर्ट के बारे में, वार्षिक लेखा जो अपने लिख के रखे हुए हैं जो भी उसके रिपोर्ट के बारे में, और लेखा संपरीक्षा लेखाओं की जो जांच वगैरह होती है उसकी, है ना, और वार्षिक बजट, ठीक है। इन सभी पर कोरम पूरा होना आवश्यक है, ठीक है। इन सभी विषयों पे अगर चर्चा करना है, ठीक है, या इन विषयों की जांच करनी है तो कोरम पूरा होना चाहिए, ठीक, ग्राम सभा को, ठीक है। अब ग्राम सभा की बैठक बुलाने की जिम्मेदारी तो हम तो आपको बता दिया है ना, बैठक बुलाने की जिम्मेदारी पंच और सरपंच में से ही करेंगे। तो पंचायत है तो सरपंच, ठीक है। यदि सरपंच ग्राम सभा की बैठक नहीं बुलाता है तो उस पर क्या कार्रवाई किया जा सकता है? तो उस पर विहित अधिकारी द्वारा सरपंच को पद से हटाने की कार्रवाई भी की जा सकती है, ठीक है, अगर सरपंच ग्राम सभा की बैठक नहीं बुला पाता है तो, ठीक है। किसी सदस्य के ग्राम सभा की सदस्यता के बारे में विवाद होने पर उसका हल कैसे निकाला जा सकता है? अगर किसी सदस्य को ग्राम सभा की सदस्यता के बारे में, ठीक, ग्राम सभा की सदस्यता के बारे में उसका विवाद हो जाता है कि भाई ये ग्राम सभा के इसको सदस्यता देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, ठीक है, तो इसका निपटारा या इस विषय पर विचार कैसे हो, हल कैसे किया जाएगा इसको? तो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति संबंधित ग्राम सभा की मतदाता सूची में नाम मिलान करके क्या करेगा, उसका निर्णय करेगा कि भाई ये सदस्य है कि नहीं है ना। जो अध्यक्ष रहेगा वो ये देखेगा कि संबंधित जो ग्राम सभा है उसकी मतदाता सूची में उस व्यक्ति का नाम है कि नहीं है, तभी उसकी सदस्यता सिद्ध होगी, है ना। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत के भीतर एक से अधिक ग्राम सभाओं के बीच में
के बीच कोई विवाद अथवा किसी विषय पर विचार कैसे होता है ना। ग्राम पंचायत के भीतर एक से अधिक ग्राम सभा अगर हो गया, एक से अधिक ग्राम सभा, एक से अधिक क्या होता है, ग्राम सभा, एक ग्राम सभा है, इधर एक और ग्राम सभा है ना। तो इन ग्राम सभाओं के बीच अगर विवाद होता है तो इस पर चर्चा कैसे होता है। तो ग्राम सभा क्या करते हैं, एक संयुक्त सम्मेलन बुलाते हैं, ठीक, संयुक्त सम्मेलन बुलाते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं, उस विषय पर उसको हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक। ग्राम सभाओं के बीच अगर कोई विवाद होता है तो संयुक्त सम्मेलन बुलाया जाता है ग्राम सभा को, ठीक है। ग्राम सभा का समय एवं स्थान जो है उसको कौन तय करता है, ठीक है। तो इसको सरपंच द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच स्थान वगैरह को तय करता है, समय को, ग्राम सभा की। लेकिन अगर दोनों उपस्थित हो, सरपंच और उप सरपंच, तो ग्राम पंचायत के सचिव, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ याद रखनी है सचिव के बारे में, ठीक। यहाँ पे सचिव का नाम आया है, तो ग्राम सभा का समय और स्थान तय करने के मामले में सचिव का नाम आया है। सचिव को यहाँ पे एडमिट किया गया है, अर्थात उनको प्रवेश दिया जा रहा है, ठीक है। भाई अगर ग्राम सभा का स्थान और समय तय करना है, सरपंच और उप सरपंच नहीं है, तो आप यानी सचिव वहाँ पे ये निर्णय ले सकता है, ठीक है। ग्राम सभा की बैठक की सूचना कितने दिन पहले दी जानी चाहिए, ठीक है। अब ग्राम सभा की बैठक करानी है तो उसकी सूचना कम से कम 7 दिवस पूर्व देना होगा। कितने दिन, 7 दिवस पूर्व ग्राम सभा बैठक होने वाली है। ग्राम सभा, सभा यानी 7, ऐसा करके याद रख करिए, ग्राम सभा 7 दिन पूर्व, ठीक है, उसकी बैठक होनी है, ठीक। इसकी सूचना 7 दिन पूर्व दिया जाना चाहिए। अब ग्राम सभा की बैठक की सूचना कैसे दी जाती है दोस्तों, ग्राम सभा की बैठक की सूचना कैसे दी जाती है। थोड़ा सा मच्छर है, क्या करें, अभी जिस स्थिति में है चल रहा है, जैसे भी मच्छर भी काट रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राम सभा की जो बैठक है उसकी सूचना देना है, किस प्रकार उसकी सूचना दी जाएगी। ग्राम सभा की बैठक होनी है, ठीक है। तो सूचना की एक प्रति जो है ग्राम पंचायत कार्यालय में और ग्राम के सहज ही दिख जाने वाले एक स्थान में उसको चिपका दिया जाएगा, ठीक है, ग्राम सभा बैठक की सूचना के बारे में। तथा ग्राम में मुनादी वगैरह भी करा सकते हैं या डोंडी वगैरह पिटवा कर भी बताई जा सकती है। लेकिन सबसे पहले उसको सूचना को ग्राम पंचायत कार्यालय में एवं ग्राम पंचायत के किसी स्थान पे उसको चिपका देंगे जहाँ से सबको दिखाई दे या सभी लोग उसको देख सकें, ठीक, ऐसी जगह, ठीक। ग्राम सभा बैठक की सूचना इस प्रकार दी जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न, ग्राम सभा की बैठक की सूचना के प्रारूप क्रमांक क्या है, इसमें कौन कौन सी जानकारी देना आवश्यक है, ठीक है। तो ग्राम सभा की बैठक की सूचना के बारे में प्रारूप है, ठीक है, एक क्रमांक है, प्रारूप क्रमांक, वो कौन सा है, तो प्रारूप क्रमांक 1 है, ठीक है। प्रारूप क्रमांक 1, इसमें सम्मेलन की तारीख, समय तथा स्थान और लिए जाने वाले विषय जो हैं वो दर्शाए गए होते हैं, ठीक है। सम्मेलन की तारीख, दोस्तों हम सम्मेलन यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ग्राम सभा का जो सम्मेलन होता है उसे सम्मेलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सम्मेलन, ठीक है। तो इसका प्रारूप क्या होगा, प्रारूप 1 होगा, इसमें सम्मेलन की तारीख, समय तथा स्थान जहाँ जहाँ का होगा वहाँ का यहाँ पे दर्शाया जाता है, ठीक है। दोस्तों ग्राम सभा के समक्ष रखे जाने वाले अभिलेखों का निरीक्षण कब किया जा सकता है, ठीक है। अब ग्राम सभा के समक्ष जो अभिलेख रखे जाने हैं इसका निरीक्षण कब किया जा सकता है, तो ग्राम पंचायत के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर ही उसका निरीक्षण किया जा सकता है। अगर आप किसी आजू बाजू समय में या फिर कभी बिना टाइमिंग के आप उसका जाके वहाँ पे अभिलेखों का निरीक्षण नहीं कर सकते। जो ग्राम सभा के समक्ष रखे जाने अभिलेख हैं उसको कार्यालय जिस समय खुलता है उसी समय जाके आप उनका निरीक्षण कर सकते हैं। ग्राम सभा के समक्ष विचाराधीन विषयों पर निर्णय कैसे होता है, ठीक। अगला प्रश्न देख रहे हैं, ग्राम सभा के समक्ष विचाराधीन विषयों पर निर्णय कैसे होता है, ठीक दोस्तों। तो ग्राम सभा के समक्ष जो विचार करने के लिए विषय रखे गए उस पर निर्णय कैसे होता है, ठीक है। तो बहुमत से होता है, ठीक है। मत जो है, मत भिन्नता की स्थिति में मतदान हाथ उठाकर किया जाता है, ठीक है, ठीक है। मत अगर अलग अलग हो, है ना, मत अगर अलग अलग हो तो अब भाई हाथ उठा के ऐसे
करेंगे कि हाँ इस साइड हम हैं, इस साइड हम हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुमत होता है, इसी के आधार पर जो ग्राम सभा के समक्ष विचाराधीन विषय है रखे जाते हैं, इस पर निर्णय होता है, ठीक। ग्राम सभा की बैठक की कार्रवाई कौन लिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राम सचिव को फिर से एंट्री देते हैं, ठीक। ग्राम सभा में बैठक में जितने भी कार्रवाइयाँ होंगी उन सबको लिखेगा सचिव जी, सचिव महाराज ये सब लिखेंगे, ठीक है। ग्राम सभा की कार्यवाही किस भाषा में लिखी जाती है, हिंदी भाषा में लिखी जाएगी, ठीक। ग्राम सभा की कार्यवाही की पुष्टि कैसे होती है, ग्राम सभा की कार्यवाही की उसकी पुष्टि कैसे होती है कि हाँ भाई ग्राम सभा की कार्यवाही हो रही है। तो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति के द्वारा कार्यवाही पंजी के अंत में हस्ताक्षर करके, ठीक है। तो जो अध्यक्षता कर रहा है व्यक्ति उसके द्वारा अंत में क्या करते हैं, हस्ताक्षर किया जाता है ना। उससे पता चलता है कि ग्राम सभा की कार्यवाही हुई है, ठीक, इसकी पुष्टि हो जाती है, ठीक। ग्राम सभा की सालाना बैठक कब बुलाई जाती है, ग्राम सभा की एक दोस्तों यहाँ पे सालाना बैठक भी है। ग्राम सभा की सालाना बैठक वो दिसंबर माह में बुलाई जाती है, किस माह में, दिसंबर माह में, ठीक है। अगला प्रश्न में आते हैं, ठीक। ग्राम सभा की वार्षिक बैठक में क्या क्या विषय रखे जा सकते हैं, ठीक। ग्राम सभा की जो वार्षिक बैठक होती है, जैसे हमने यहाँ बताया सालाना बैठक दिसंबर माह में होता है, इसमें क्या क्या विषय रखे जा सकते हैं। तो इसमें रखा जा सकता है लेखाओं का विवरण, ठीक है, और पहले साल की जो प्रशासनिक रिपोर्ट है पिछले साल का उसको भी रख सकते हैं, प्रशासन ने क्या क्या करा, क्या क्या निर्णय लिए, ठीक है। जाने वाले साल की कार्य योजना, ठीक है, तो अभी जो साल उस समय जा रहा होता है उसकी क्या कार्य योजना है, ये विषय, ठीक है, ग्राम सभा की वार्षिक बैठक में रख सकते हैं। इसके अलावा पिछला ऑडिट टिप एवं उत्तर, पिछले जो ऑडिट हुआ है, जांच हुआ है, उसमें जो टिप्पणी है और उसके उत्तर वगैरह हैं वो सभी इसमें रखे जा सकते हैं। इसके अलावा अगले साल का जो बजट है उसका अनुमान क्या क्या लगाया गया है, बजट अनुमान, ठीक है, ये भी वार्षिक बैठक में रख सकते हैं। इसके अलावा जनपद पंचायत, जिला पंचायत एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित अन्य विषय अगर हैं तो भी ग्राम सभा की वार्षिक बैठक में इन्हें रख सकते हैं। किसको, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और प्राधिकृत अधिकारी होते हैं उनके द्वारा निर्धारित और कोई विषय है तो उसको भी आप ग्राम सभा की वार्षिक बैठक में रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या देखा हमने, ग्राम सभा की वार्षिक बैठक में क्या क्या रख सकते हैं, लेखाओं का वार्षिक विवरण, पहले साल की प्रशासनिक रिपोर्ट सकते हैं और जाने वाले जो साल है उसकी कार्य योजना, पिछला ऑडिट टिप्पणियों में उसके उत्तर को रख सकते हैं, अगले साल का बजट का अनुमान लगा के जो अनुमान है उसको रख सकते हैं, और जनपद पंचायत, जिला पंचायत एवं जो प्राधिकृत अधिकारी होता है उसके द्वारा निर्धारित अगर कोई और विषय है तो उसको भी वहाँ पे रख सकते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है ग्राम सभा के अधिकार एवं कार्य क्या हैं, ठीक है। ग्राम सभा के अधिकार और कार्य क्या क्या हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो सामाजिक व आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं का प्रस्ताव देना, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं का प्रस्ताव रखना, ठीक, ग्राम सभा के कार्य के अंतर्गत आता है। कार्यान्वयन से पूर्व योजनाओं का अनुमोदन भी कर सकती है ग्राम सभा, ठीक है। कार्यों का कार्यान्वयन होने से पूर्व योजनाओं को अनुमोदित कर सकती है, सिफारिश कर सकती है उसके बारे में, ठीक। अंकेक्षण व लेखाओं पर ये विचार कर सकती है ना। सार्वजनिक भूमि का प्रबंधन कर सकती है। सभा की संपत्ति की ग्राम सभा की संपत्ति की देखभाल भी ग्राम सभा के अधिकार एवं कार्य है ना। बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ठीक, जितने भी बुनियादी सुविधाएं हैं, ठीक है, प्राथमिक सुविधाएं, प्राथमिक चीज़ें, इन सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में सुनिश्चित करना इसका भी काम है ग्राम सभा का, ठीक। सामाजिक चेतना विकसित करना, ये सभी ग्राम सभा के कार्य हैं, ठीक है। तो ग्राम सभा के कार्य को मैं एक बार और बता देता हूँ। सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित जो प्रस्ताव होते हैं वो इसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इसका अधिकार है, ठीक। कार्यान्वयन से पूर्व योजनाओं का ग्राम सभा अनुमोदन कर सकती है। अंकेक्षण और जो लिखाया